Welcome to my class. I am Shivam Pandey and in today's video I am going to teach you English grammar and the topic is tense. You know that there are three types in tense: present, past and future. And in today's video we will cover present indefinite, past indefinite and future indefinite टुगेदर। आज के इस वीडियो में हम जो तीनों टेंस के इंडिफिनिट हैं उनको आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हर टेंस में 4 होते हैं: इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम आज के इस वीडियो में तीनों जो इंडिफिनिट हैं उन्हें एक साथ कवर करेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस है एक साथ देखेंगे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो तीनों इंडिफिनिट एक साथ ही आने लग जाएगा। थोड़े थोड़े डिफरेंसेज होते हैं, बहुत खास और उसके बाद जैसे भी तरीका बताऊंगा वैसे ही आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही जल्दी आप टेंस को बनाना सीख जाएंगे। यानी कि अगर हिंदी में आपको टेंस का वाक्य दिया जाएगा तो आप उसे ट्रांसलेट करने में सक्षम होंगे। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहली बात होती है कि हम टेंस को पहचानेंगे कैसे। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक, तो पहचानने का तरीका है कि वाक्य अंत में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे लिख देता हूं, राम आम खाता है। तो यहां देखेंगे क्या लिखा है, ता है। पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका है, वाक्य अंत में या तो आ रहेगा, या तो ई रहेगी, या तो ए रहेंगे। जैसे राम बाजार गया। यहां पे क्या आ रहा है, आ। ओके, फ्यूचर में आएंगे तो गा, गे, गी, ऐसे जो है आखिरी में आपको साउंड मिल जाएगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा। देखो क्या आ गया, गा। तो ये तो तरीका होता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा वाक्य किसका इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की खास बात यह है, ये ज़्यादातर आदतों को बताता है। ये क्या करता है, आपको हैबिट्स का बताता है कि वह स्कूल जाता है, वो ये करता है, मैं ये करता हूँ। तो आपके हैबिट्स को, रूटीन्स को बताता है। पास्ट इंडेफिनिट क्या करता है, जो काम पूरा हो चुका है पहले ही उसे बताता है। जैसे राम बाजार गया, तो राम बाजार जा चुका है भाई, ये काम कंप्लीट हो चुका है। और जो फ्यूचर है वो आने वाले समय में कौन सा काम किया जाएगा उसके बारे में बताता है। टेंस में हमेशा हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। मतलब यहाँ वर्ब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वाक्य अंदर। बिना वर्ब के यहाँ पे सेंटेंस पूरा नहीं होता। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो अगर आपको हिंदी व्याकरण आता है तो आप क्रिया को समझोगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, वर्ब को ही समझो। वर्ब का मतलब है पढ़ना, लिखना, दौड़ना, उठना, बैठना, जितने भी आप
काम करते हो, जो एक्शंस हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अपनी सिंपल भाषा में समझो, मच बेटर है आपके लिए, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ये तो वाक्य को पहचानने का तरीका हो गया। अब कहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। अब इंडिफिनिट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर अफर्मेटिव सेंटेंस में, कैसे सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ SIS जोड़ते हैं। ध्यान रखना है, ये काम आपको केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करना है, बाकी जगह पे नहीं करना है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहेगा तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ SIS लगाना है, प्लूरल में नहीं लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाना है। अभी मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं कंपेयर करके साथ ही क्लियर करा रहा हूँ कि इंडिफिनिट अगर पढ़ रहे हो आप, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर वर्ब में SIS लगाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर प्लूरल के साथ नहीं लगाना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में या पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगी या पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगी, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही, इंडिफिनिट में प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट दोनों के ही अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता है। ठीक, अब जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंदर आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ लगाएंगे। वहीं जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, साथ में विल या सेल लगाएंगे। ठीक, तो अभी हम बताएंगे कि विल कहाँ पे लगता है और सेल कहाँ पे लगता है। आगे चलें। आगे चलो बढ़ते हैं। अब
प्रेजेंट इंडेफिनिट में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, डू या डज लगाते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं। और फ्यूचर का पहले ही बता दिए हैं, विल या सेल लगाते हैं। अभी देख लेते हैं डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा, सेल कहाँ लगेगा, डिड कहाँ लगेगा। तो ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, या सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं एक वचन, कोई एक वचन है मतलब अकेला है, तो उसके साथ क्या लगाना है आपको, डज लगाना है। आपको इस अपनी कॉपी पे लिखना है। अगर आपको ये सारी बातें जब याद हो जाएंगी और तब आप सेंटेंस बनाएंगे, इन बातों को ध्यान में रखिए, आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगा। अभी मेरी स्क्रीन पे लिखने की आदत नहीं है हिंदी, इसलिए उतना क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ। फिलहाल आप लोग को समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक, पास्ट में लिखेंगे यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल और कोई भी हो, डिड ही लगाना है। प्रेजेंट में आगे बढ़ते हैं। आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ठीक, फ्यूचर का भी ज़रा देख लें। आई और वी के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है। आई और वी के साथ क्या लगा लेना है आपको, सेल। बाकी सब जितने बच रहे हैं, यानी कि ही, सी, इट, यू, दे, फिर सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। क्लियर। सिंगुलर का मतलब बता रहा हूँ कि केवल कहूँ कि राम अकेला है, वह बोल रहा हूँ, वह मतलब राम की जगह पे वह सब प्रयोग कर लिया प्रोनाउन के रूप में, अकेला है। ठीक, कहूँ लड़का सिंगुलर है, लेकिन बोलूँ लड़के प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा हो गए तो आपको क्या लगाना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। और जब तक अकेला है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है। इतनी बात क्लियर, हेल्पिंग वर्ब क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना कब से शुरू करेंगे, तो भाई अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं है। ठीक, लगाना कब से शुरू करेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस के बाद। लिख दे रहा हूँ, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में
मैं पूरा बड़ा हेल्पिंग वर्ब ना लिख के एच वी लिख रहा हूँ, लगाते हैं। अफर्मेटिव में नहीं लगाते हैं, ये बात एकदम याद कर लो, क्योंकि मैं एज ए टीचर जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो डू डज है वो अफर्मेटिव में भी लगा के आ जाते हैं। जैसे राम आम खाता है तो हम कहेंगे राम ईट्स अ मैंगो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डज लगा के आते हैं, राम डज ईट्स अ मैंगो। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। फिर जो अब देखो मैंने इट की जगह इट्स बोला, मतलब एस को ऐड किया, तो सिंगुलर के साथ एस आई एस ऐड करना है। कोई प्लूरल रहता है, ठीक, जैसे बॉयज़ प्ले क्रिकेट, तो बॉयज़ प्ले क्रिकेट बोलेंगे। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, उसमें भी एस आई एस लगा के आते हैं, बॉयज़ प्लेज क्रिकेट, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर और एक गलती इसे बच्चों के साथ मैं देखता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, जो एस आई एस है केवल अफर्मेटिव में लगाना है। रूल में आपको बताया जा रहा है कि अफर्मेटिव में लगाना है, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव में तो हम इसकी बात कर नहीं रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी एस आई एस लगाते रहते हैं। तो निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आपको एस आई एस लगाना छोड़ देना है, तब केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। ऐसा ही सेम कंडीशन पास्ट में है कि पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, उसके बाद जैसे ही निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा वहाँ से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ना कि सेकेंड फॉर्म लगेगा। बच्चे ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर इन तीनों टेंसेज में देखा जाए तो सबसे सिंपल बच्चों के लिए फ्यूचर होता है, क्योंकि आपको बस वेल सेल याद करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बहुत इजीली बच्चे उसको बना लेते हैं। वहाँ पे गलतियाँ बच्चे कम करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको बहुत रूल्स नहीं बताने हैं, सीधे सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाता हूँ, क्योंकि यही मेन रूल्स था जो आपको याद रखना था। आगे चलें। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सबसे पहले किसका देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। शॉर्ट में लिखा हूँ PI, कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले किसको बना लेते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, मतलब जिसमें कोई भी चीज़ हाँ में हो, नहीं में नहीं हो। या ये कह दो कि जिस वाक्य में को हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, साथ में नहीं भी नहीं है। जैसे कोई स्टेटमेंट है, मैं बोला ना राम आम खाता है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, लिखोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब अदर वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला राम आम खाता है, इस सेंटेंस में राम क्या है, सब्जेक्ट है, आम क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि राम आम को खाता है, और खाना क्या है, वर्ब है। तो इसमें केवल तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ जैसे मैं बोलूँ, अब दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ कि राम प्रतिदिन आम खाता है, तो जो प्रतिदिन शब्द आया ये क्या है, अदर वर्ड है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो कुछ और वर्ड्स आएंगे उन्हें कहाँ लिखना है, बाद में लिखना है। एक और बात, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इतना लंबा क्यों लिखूँ, मैं इसे शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ। तो हम सब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो मैंने लिखा है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, V1 लिख सकता हूँ। ऑब्जेक्ट को मैं O लिख सकता हूँ। अदर वर्ड को मैं O.W. लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप शॉर्टकट तरीके से भी इसको नोट डाउन कर लोगे, ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा, और इसीलिए मैंने एक को पूरा लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसका जब नेगेटिव लिखेंगे, अब लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज, हम पहले लिखेंगे। अब फिर से हम क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब निगेटिव में हमें क्या करना है, V1 लिखने से पहले नॉट भी लिखना है, यहाँ मिस हो गया है, सॉरी।
ओके, अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि जो आपका ये डू डज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये बाहर आ जाएगा। और साथ में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं, तो सेंटेंस के आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव होता है, उसको भी देख लो। इंट्रोगेटिव में एक और कैटेगरी आती है क्वेश्चन वर्ड की कैटेगरी। तो अगर क्वेश्चन वर्ड वाले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड लिख लेना है। सेंटेंस आपसे भी बनवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस फिर आपको लिख लेना है वही डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड में ऐसे ही दूसरा भी लिख लेना है। एक जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मतलब आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाना है जब आप बनाने बैठोगे। इसके बाद पास्ट बता देता हूँ और फ्यूचर, फिर हम क्या करेंगे, एक साथ तीनों के सेंटेंस बनाएंगे। आपको बहुत अच्छा क्लियरेंस मिलेगा, तीनों आप एक साथ में सीख जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे। अब हम वर्ब सेकेंड फॉर्म में लिखे क्या लिखेंगे, V2 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, निगेटिव लिख रहे हैं आप, फिर डिड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब V1 लिखेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव लिखेंगे। इंट्रोगेटिव के साथ ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। क्वेश्चन वर्ड वाला भी लिख के फिर यही हमको इंट्रोगेटिव के जो रूल्स हैं उनको कॉपी कर लेने हैं, ज़्यादा कठिन तो है ही नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आप इसको कितना भी फिर कॉपी में लिख लो, कितना भी वीडियो लेक्चर्स देख लो, ये आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। वैसे भी आप सबने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आती है। कोई भी रेसलर हो, ठीक, कोई किसी स्पोर्ट्स पर्सन को आप देख लो, ठीक, चाहे रनिंग वाला हो, हाई जंप वाला, लॉन्ग जंप वाला हो, वो प्रैक्टिस करने से उसको आता है। ठीक, आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करो, शायद आपको पहले दिन अच्छे से बैट पकड़ना ना आए,
लेकिन आप जब डेली करते रहते हो तो एक दिन आपको बहुत अच्छे से आने लग जाता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब जो प्रैक्टिस करेगा इसमें से, जो जो भी वीडियो इसको देखेगा, वीडियो को जो प्रैक्टिस करेंगे उन्हें थोड़ी दिन के बाद बहुत अच्छे से आने लग जाएगा, और जो नहीं करेंगे उन्हें कोई नहीं सिखा सकता। दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे। कितना भी अच्छा टीचर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, उसके बताने के बाद अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, आप खुद से सीखना नहीं चाहते तो आपको नहीं आएगा। एक बात क्लियर समझो। आप जितने दुनिया में किसी को भी देख रहे हो जो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। आप भी करोगे, आपसे भी गलतियां नहीं होंगी। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी क्लास 5, 6 में पढ़ता था, खूब प्रैक्टिस किया था। हमारे टीचर ने जितना कहा था उतना प्रैक्टिस किया था, उसके बाद आने लगा था। मैंने क्लास 5 में जाके सीखी थी टेंस, उसके पहले मुझे नहीं आता था। लेकिन हाँ, जब टीचर ने सिखाना शुरू किया, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करने के तरीके बताए और मैंने वैसे ही प्रैक्टिस की, तो 1 हफ्ते में मुझे बहुत अच्छे से आने लग गया। उसके बाद उनके सिखाए अनुसार मैंने कई महीनों तक प्रैक्टिस जारी रखी और फिर बहुत अच्छे से आने लग गया। इसलिए आपको भी यही करना है कि मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। जो प्रैक्टिस करेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो भूल जाएगा। अच्छा, जानते हो ना आप लोग कि अगर आपको फिट होना है, आप शरीर से मोटे हो, दुबला होना है, तो आपको एक्सरसाइज रोज़ करनी पड़ेगी, आपको राइटिंग रोज़ करनी पड़ेगी। या मान लो आपको कोई बीमारी हो रखी है, बीमार हो, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन बताएगा, तो उस मेडिसिन को आपको डेली खानी पड़ेगी तब तक जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। तो वही सेम कहानी आपकी पढ़ाई के साथ है कि आपको सक्सेस पाना है, आपको सीखना है, तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अपने रूटीन में लेके आओ कि मुझे इसे डेली प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 30 मिनट ही करना है, लेकिन करना है। 1-2 महीने के बाद आप बड़े अच्छे हो जाओगे, टेंस के मामले में आपसे गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। तो अगर आप इस तरह से डेडिकेशन ले आके इसको करते हो तो आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो तीसरा वाला है, ये जो चौथा वाला है, इसी को कॉपी कर लेना। ठीक है, अब क्या बार बार लिखूं। दो टेंस के लिए मैंने पूरा लिखा है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि सर कर क्या रहे हैं। चलिए अब सीधे प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दिया, अब सीधे सेंटेंस बना देते हैं, अपने आप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो पहला सेंटेंस, मैं पत्र लिखता हूँ। इसमें हो जाएगा मैंने पत्र लिखा, और यहाँ हो जाएगा मैं पत्र लिखूंगा। अब देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, अ लेटर। अब यहाँ क्या है, फिर से मैंने के लिए हम लिखेंगे आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, फिर लेटर। यहाँ पे आएंगे आई के साथ लगाएंगे सेल, राइट, लेटर। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है कि नहीं?
अगला, वह बाजार जाता है। यहाँ हो जाएगा वह बाजार गया। यहाँ हो जाएगा वह बाजार जाएगा। अब यहाँ देखो, वह क्या हो जाएगा, ही। अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब के साथ क्या लगाओगे, SIS। तो ही गोज टू मार्केट। यहाँ क्या हो जाएगा, ही। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू मार्केट। यहाँ क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, विल गो टू मार्केट। अफर्मेटिव आपने देख लिया। अब आपको मैं निगेटिव दिखाता हूँ। अब क्या हो जाएगा, वह बाजार नहीं जाता है, यही हो जाएगा। फिर वह हो जाएगा, वह बाजार नहीं गया। और उधर क्या हो जाएगा, वह बाजार नहीं जाएगा। अब आपको अफर्मेटिव बोल के क्या रूल याद करना है, निगेटिव का। तो भाई जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो निगेटिव में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। यस या यस लगाना भूल जाइए। साथ में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो ही हो जाएगा डज नॉट। अब यहाँ गो लगेगा, गोज नहीं लगेगा। फुल स्टॉप। यहाँ क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ डिड नॉट लगता है। वर्ब के सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ही विल नॉट। आगे चलें, इंट्रोगेटिव भी देखो। इंट्रोगेटिव में क्या बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, डीड या विल, जो भी है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो यहाँ डज था तो लगाऊंगा डज। बोलेंगे क्या, क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार गया, क्या वह बाजार जाएगा। तो डज ही गो टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ हो जाएगा डिड ही गो टू मार्केट। यहाँ क्या हो जाएगा, विल ही गो टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क सब में लगाना है। अब इसका निगेटिव बना लो कि क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं गया, क्या वह बाजार नहीं जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड की ओर। मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन वर्ड वाले भी सेंटेंस होते हैं। क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं, कब, क्या, कहाँ, कैसे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ये जब भी वाक्य बनेगा तो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे मैं बोलूँ वह बाजार कब जाएगा, वह बाजार कब गया, वह बाजार कब जाता है। मतलब कब जो सेंटेंस है, देख रहे हैं ना, वाक्य के बीच में आ रहा है। जब ऐसे वर्ड्स
सेंटेंस के बीचों बीच आ जाएंगे तो हम उस सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बोलेंगे। उनको बनाने का रूल बहुत सिंपल है। सारा पूरा सेंटेंस कैसा रहेगा, इंट्रोगेटिव के जैसा रहेगा। ये जो क्वेश्चन वर्ड है जो बीच में है इसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे। मतलब क्या लिखूंगा, व्हेन डज ही गो टू मार्केट, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। व्हेन डिड ही गो टू मार्केट। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, स्क्रीन पे लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है मेरी। मैं ज़्यादातर बोर्ड पे लिखता हूँ मार्कर से या कॉपी पेन पे लिखता हूँ। स्क्रीन पे जब हम लिखते हैं तो स्लिप ज़्यादा होता है। बाकी आपको नॉलेज मैं पूरी दूंगा, आपको तरीका अच्छे से सिखाऊंगा। तो क्लियर। अब देखिए जो मैं आपको सिखाया कि देखो हमने एक ही सेंटेंस लिया, उसके 5 तरह के सेंटेंस बना डाले, कि मतलब हर जो हमारा रूल था उस पर मैंने सेंटेंस आपको बना के सिखाया। तो ये तरीका अपनाया जाता है आपको पहले रूल्स याद करने के लिए, कि जब तक आपको रूल्स नहीं याद होंगे ना तो आप रैंडम सेंटेंस लेके गलती करोगे, आपसे हर सेंटेंस गलती होगा। तो आपका पहला काम है कि आपको सारा रूल्स याद हो जाए। तो आप क्या करो, ऐसा एक सेंटेंस लो, ठीक, और उसको क्या करो तीनों टेंस में और 5-6 प्रकार जितने हैं पूरा बनाओ। ऐसा आप डेली कम से कम 10-20 सेंटेंस के साथ करो। ऐसा करते करते आपको 1 हफ्ते 10 दिन में सारे रूल्स याद हो जाएंगे, कि मतलब कहाँ पे कौन सा फॉर्म लगता है, कहाँ पे क्या आगे रहता है, क्या पीछे रहता है, वर्ब का फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, सब आपको क्या होगा पहले याद होगा। जब याद हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको तो ये टेंस प्रैक्टिस करना है, लेकिन अब रैंडम सेंटेंस के साथ। मतलब अब एक ही सेंटेंस लेके पूरा प्रैक्टिस नहीं, हर सेंटेंस अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। कुछ अफर्मेटिव, कुछ निगेटिव, कुछ इंट्रोगेटिव, साथ में अलग अलग टेंसेस के होने चाहिए। तो जब आप उस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या हो जाओगे, एकदम आपके अंदर परफेक्शन आएगी। तो बच्चों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करिएगा, और साथ में मेरी बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको टेंस अच्छे से आए तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे हो जाओगे ट्रांसलेशन के मामले में। कुछ दिन के बाद आप आराम से हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, और साथ ही साथ आपको बोलने भी आएगा। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, आज मैं स्कूल गया था, मैंने ये किया, मैं वो किया, मैं ऐसा खाता हूँ, वो खाता हूँ, ये करता हूँ, हम यही तो बातें करते हैं आपस में। तो ज़्यादातर आप क्या बातें करते हो अपनी डेली लाइफ में, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर का इस्तेमाल करते हो कि मैं जाऊँगा। तो इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके हम बातें करते हैं। तो आप चाहोगे तो बड़े आराम से इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। हाँ, साथ में आपको उसके लिए आपको अपना वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए, ठीक। इंग्लिश बोलने के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड मीनिंग याद करो हर छोटी छोटी चीज़ों का जो आपके डेली लाइफ में आता है, क्योंकि जब भी आपको बोलना होगा, स्पोकन पे आप जाओगे तो उन वर्ड्स की इंग्लिश आपको पता नहीं रहेगी तो आप फंस जाओगे। तो वर्ड मीनिंग याद करो, प्रैक्टिस करो, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून। फिर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, मन लगा के पढ़ाई करना।